वेलकम टू बिंदु साहित्य। तो बड़े भाई साहब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने यहाँ तक बताया था कि जो बड़ा भाई है वह एनुअल एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं और छोटे भाई अपने क्लास में फर्स्ट आ जाते हैं और साथ ही साथ वे आज़ाद हो जाते हैं। और जो बड़े भाई हैं उनका व्यवहार थोड़ा नरम हो जाता है और उनके नरम व्यवहार का छोटा भाई बखूबी इस्तेमाल करता है और वो अपनी स्वच्छंदता बढ़ा लेता है और वह आज़ाद हो जाता है। अब वह दिन भर खेलने में बिताने लगता है, पढ़ाई पर और कम ध्यान देने लगता है। इसके साथ मैंने आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ा था कि क्या यदि बड़े भाई साहब की डांट फटकार ना मिलती तो क्या छोटा भाई अपने क्लास में अव्वल आ पाता। अगर बड़े भाई साहब छोटे को डांटते नहीं, फटकारते नहीं पढ़ने के लिए, तो क्या छोटा भाई अपने क्लास में अव्वल आ सकता है। अगर आप हेल्थ बुक वगैरह देखेगा तो इसका आंसर आपको मिलेगा हाँ, आ सकता है। लेकिन यदि आप सीबीएसई का मार्किंग स्कीम देखिएगा तो उसमें रहता है नहीं। यदि छोटे भाई को बड़े भाई साहब नहीं डांटते तब भी छोटा भाई अपने क्लास में अव्वल आ सकता था। क्योंकि जब बड़ा भाई छोटे को डांटता था तो वह तो तय कर लेता था कि पढ़ाई लिखाई उससे हो नहीं पाएगी, पढ़ाई लिखाई उसके बस की बात नहीं है, और वह घर जाने की सोचने लगता था। वो कक्षा में अव्वल इसलिए आ जाता था क्योंकि जब वो अपने क्लास में पढ़ता होता था तो जो भी पढ़ाई हो रही होती है उसको अपने दिमाग में जाने देता था, पढ़ाई की बात को अपने दिमाग में घुसने देता था। वो दिन भर पढ़ता नहीं रहता था, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ता था कि अपने क्लास का जो क्लास वर्क मिला है, जो होमवर्क मिला है, अपना टास्क जो है वो पूरा कर ले और क्लास में उसको बेइज्जती नहीं झेलना पड़े। तो इसलिए छोटा भाई क्लास में अव्वल आता था, क्योंकि वह पढ़ाई को अपने दिमाग तक जाने देता था, जो बात है उसको दिमाग तक पहुंचने देता था। तो कहानी बढ़ाते हैं अब आगे। छोटा भाई अब नया शौक पाल लिया है, कनकौवा उड़ाता है, दिन भर पतंग उड़ाता है, गुल्ली डंडा खेलता है, दिन भर खेल कूद करते रहता है। और छोटे भाई और बड़े भाई साहब उसको डांटना चाहते हुए भी नहीं डांट पाते हैं। लेकिन एक दिन जब छोटा भाई खेल कूद कर वापस आता है तो बड़े भाई साहब फिर उसके सामने वही तलवार नुमा प्रश्न लेकर सामने खड़े हो जाते हैं। कहाँ थे। छोटा भाई इस बार फिर इसका जवाब कुछ नहीं देता है, क्योंकि बड़े भाई साहब वाकपटु हैं, बातचीत करने में उनसे कोई जीत नहीं सकता है। बड़े भाई साहब उससे कहते हैं कि ये घमंड तुम्हारे अंदर किस बात का है। कक्षा में अव्वल आ गए हो तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर बुद्धि का विकास हो गया है, तुम बुद्धिमान हो गए हो, तुम्हारे में ज्ञान आ गया है। तुम इस भूल में मत रहो। तुम कक्षा में अव्वल आए हो यह बस एक अंधे के हाथ में बटेर लगने जैसा है। बार बार तुम कक्षा में अव्वल नहीं आ जाओगे अगर इस तरह से तुम पढ़ाई करोगे तो। और इस तरह से खूब डांटते फटकारते हैं, कहते हैं कि घमंड नहीं करो कक्षा में अव्वल आ गए हो तो, क्योंकि घमंड तो अच्छे का नहीं रहा है। फिर वो इतिहास से बहुत सारा उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि रावण घमंडी हुआ और घमंड के कारण उसका विनाश हुआ। साहेरूम उसको भी घमंड था और इसी घमंड के कारण उसको भीख मांगना पड़ा। इस तरह से कहते हैं कि घमंड मत करो, घमंड करने से बेहतर है कि तुम अपने बुद्धि के विकास पर ध्यान दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है बुद्धि। कक्षा में अव्वल आने का कोई लाभ नहीं है। जो भी तुम किताबी में पढ़ते हो उसका लाभ तभी मिलता है जब उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ इस्तेमाल हो। बड़े भाई साहब जो हैं अनुभव सिद्ध अध्ययन को महत्व देते थे। बड़े भाई साहब का मानना था कि ये जो पुस्तकीय ज्ञान है उसका अधिक महत्व नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व है अध्ययनशील अनुभव का, अनुभव सिद्ध अध्ययन का। जो जितना अधिक तजुर्बा रखता है उसके अंदर उतना ज़्यादा बुद्धि होता है, वह समाज में उतना ही अधिक अहमियत रखता है। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान का लाभ तभी है जब उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एप्लीकेशन हो। इसलिए बड़े भाई साहब का मानना था कि अनुभव से ही बुद्धि का विकास होता है, और वे अनुभव वाले लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। वे छोटे भाई को डांटते हुए समझाते भी हैं
कि हमारे जो पिताजी हैं वे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वे बहुत हमसे अधिक तजुर्बा रखते हैं। और यही कारण है कि यदि आज कोई भी समस्या आ जाए तो वे उसका निदान चुटकियों में कर देंगे, जबकि हम लोगों का हाथ पैर फूलने लगेगा। वे अपने का स्कूल के मास्टर जी का उदाहरण देते थे कि जो मास्टर जी हैं वो पहले अपने घर का जो व्यवस्था है वो सही से नहीं कर पाते थे। पैसा होते हुए भी उन्हें लास्ट में कर्जदार की तरह जीना पड़ता था, क्योंकि उनको अपने पैसे को मैनेज करने नहीं आता था। लेकिन जब से उनकी माँ ने ये सब देखभाल करना शुरू किया है, तब से उनका पूरा घर जो व्यवस्थित हो गया है और सब कुछ माँ सही से संभाल रही हैं, क्योंकि माँ के पास उनसे अधिक अनुभव है, तजुर्बा है और उनको मालूम है कि किस तरह से सब कुछ संभाला जाता है। भले ही उनको ये नहीं मालूम हो कि a+b का होल स्क्वायर क्या है, लेकिन फिर भी उनको अनुभव है और इसी अनुभव सिद्ध अध्ययन का बड़े भाई साहब आदर करते थे। और फिर बड़े भाई साहब छोटे को डांटते हुए ये भी कहते हैं कि तुम ये गुमान किस बात का कर रहे हो कि तुम क्लास में अव्वल आ गए हो। ये मत भूलो मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। अगले साल मैं फिर फेल हो गया तो तुम मेरे क्लास में आ जाओगे, मेरे दर्जे में आ जाओगे, हम दोनों एक ही क्लास में होंगे, लेकिन फिर भी तुमसे मैं 5 साल बड़ा ही रहूँगा। और ये जो मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और इसलिए मेरा अधिकार है कि मैं तुमको डांटूँ। तुमको समझाना मेरा अधिकार है। इसलिए ये क्लास में जो फर्स्ट आ गए हो उसका गुमान मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, बुद्धि का विकास करो। और इस तरह से खूब डांटते हैं। फिर यूं ही पढ़ते लिखते फिर 1 साल बीतता है, अगला सालाना इम्तिहान आता है। इस एनुअल एग्ज़ाम में भी रिजल्ट पिछले बार की तरह ही होता है। नतीजा बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता है। बड़े भाई साहब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, मायूस होते हैं, और छोटा भाई भी इसके वजह से थोड़ा मायूस हो जाता है कि बड़े भाई साहब फेल हो गए हैं। लेकिन छोटे भाई की जो स्वच्छंदता है वो और बढ़ जाती है। अब वह और ज़्यादा समय दिन भर खेल कूद में देने लगता है। एक बार छोटा भाई बाजार के में कहीं आसपास पतंग उड़ा रहा था, तो पतंग जैसे ही कटी तो पतंग को लूटने के लिए वह दौड़ा, और दौड़ते दौड़ते वह जा करके अपने बड़े भाई साहब से टकरा जाता है आगे। बड़े भाई साहब देखते हैं ये कौन, उसका कान पकड़ते हैं, घींचते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इन बाजारू लौंडों के साथ कनकौवा उड़ा रहे हो? तुमने ये शर्म भी बेच खाई है? तुम्हें शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं? तुम 8वीं जमात में आ गए और तुम ये सब काम कर रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर बुद्धि का विकास कैसे होगा? अरे तुम्हारी जमात के लोग तो नौकरियां करते हैं, 8वीं क्लास के बच्चे तो 8वीं क्लास में आने के बाद तो लोग नौकरी करते रहते हैं दफ्तरों में, और तुम जो है कि दिन भर खेलते रहते हो। तुम्हारे में बुद्धि का विकास कब होगा? और इस तरह से खूब डांटते हैं। डांटते डांटते छोटा भाई जो है वह रोने लगता है। छोटों के रोता देख बड़े भाई भी रोने लगते हैं। उसका फिर उसको समझाते हैं छोटे भाई को कि देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ और मेरा अधिकार है तुमको समझाना, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं तुमको समझाऊँ। मेरा भी मन करता है कि हम भी खेलें, हम भी मस्ती करें, हम भी आवारागर्दी करें, हम भी इधर उधर घूमें, लेकिन यदि मैं खुद बेराह चलूँगा तो तुमको कैसे समझाऊँगा? यदि मैं ही ध्यान केंद्रित नहीं करूँगा पढ़ाई पर तो तुमको कैसे डांटूँगा? और फिर दोनों मिलते हैं आपस में, छोटे भाई को गला लगाते हैं। उसके बाद फिर उधर से एक पतंग कटकर नीचे गिर रहा होता है, उसको लूटने के लिए बड़े भाई दौड़ पड़ते हैं। बड़े भाई का हाइट ज़्यादा था, ऊंचाई ज़्यादा था, इसलिए वे अपने लंबे हाथ से पतंग को पकड़ लेते हैं और पतंग को पकड़ के दौड़ पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पतंग एक जगह से कट करके दूसरे हाथ में आ गई, एक हाथ से छूट करके दूसरे हाथ में आ गई। वैसे ही लगता है कि जो बड़े भाई साहब का बचपना था वो कहीं से उठकर उनमें आ करके मिल गया, बड़े भाई साहब का बचपना लौट गया। और यही थी पूरी कहानी बड़े भाई साहब। तो बड़े भाई साहब का
पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि बड़े भाई साहब की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला, बड़े भाई साहब वाक्पटु हैं। बड़े भाई साहब बातचीत करने की कला में हस्तसिद्ध हैं। अपने अकाट्य तर्कों से अपने विरोधियों को निरुत्तर कर देते हैं। उनका कोई सामना नहीं कर पाता है, उनके सामने सब नतमस्तक हो जाता है। बड़े भाई साहब संयमी हैं। एक ही कक्षा में बार बार फेल होने के बाद भी वे पढ़ाई में लगे रहते हैं, दिन भर मेहनत करते रहते हैं। बड़े भाई साहब मेहनतकश हैं। बड़े भाई साहब अध्ययनशील हैं। बड़े भाई साहब दिन भर पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, दिन भर कॉपी किताब में घुसे रहते हैं। यहाँ तक कि अपने मस्तिष्क को आराम देने के लिए भी कॉपी किताब का ही सहारा लेते हैं और अपने छोटे भाई को भी चाहते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह दिन भर पढ़ता लिखता रहे और अध्ययन में व्यस्त रहे। बड़े भाई साहब अनुभव सिद्ध अध्ययन को तजुर्बा देते हैं। उनका मानना है कि जो समाज में अधिक अनुभव रखता है, अधिक तजुर्बा रखता है, उसका समाज में उतना ही अधिक अहमियत होता है और उनका आदर करते हैं। बड़ों का समुचित आदर करते हैं बड़े भाई साहब। तो यही थी पूरी कहानी बड़े भाई साहब। थैंक यू।